गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 6 का सब्जेक्ट अतीत से वर्तमान, अध्याय 10 शहरी एवं ग्राम्य जीवन। तो अध्याय 10 में क्लास 6 में दिया हुआ है कि शहरी एवं ग्राम जीवन पढ़ना है। ये कब का शहरी और ग्रामीण जीवन है? उस समय का शहरी और ग्रामीण जीवन है जिस समय मौर्य काल का समाप्त हो गया, मतलब मौर्य काल का पतन हो गया था। उसके बाद का जो समय था, पीरियड था, जो लगभग 500 वर्ष का था। उस अवधि में किस तरह का समाज में ग्रामीण और शहरी व्यवस्था था, इसी का हम लोग को अध्ययन करना है इस अध्याय के अंतर्गत। तो आप इस बात को पहले जान लीजिए कि कैसे पता चला कि हम लोग को मौर्योत्तर काल का ही शहरी और ग्रामीण जीवन का अध्ययन करना है। इस शीर्षक के अंदर जो बात दी हुई है वो मौर्योत्तर काल का है और लिखा हुआ है कि हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो किस काल का अध्ययन करेंगे? मौर्योत्तर काल का। तो इससे पहले जब हम लोग 9वां अध्याय पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कि प्रथम साम्राज्य, और प्रथम साम्राज्य में हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से मौर्य वंश का स्थापना हुआ था, उसका विस्तार क्या हुआ था, ये सब जान लिए थे। तो अब मौर्य वंश के पतन के बाद जो भारत में समय चला लगभग 500 वर्ष, जिसके बाद गुप्त वंश का स्थापना होता है, तो इस 500 वर्ष के बीच वाले समय को हम लोग देखना है अभी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार था। तो राजनीतिक पहले देखेंगे, जिसमें ये पता चलता है इस अवधि में अस्थायी राजनीतिक व्यवस्था नहीं हो पाया था। अब ये क्यों नहीं हुआ था? इसलिए नहीं हुआ था कि कोई यहाँ पे सशक्त शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे भारत देश को अपने अधीन करके रखता, अपने नियंत्रण में रखता। जिस प्रकार से मौर्य शासक अपने नियंत्रण में, या उससे पहले का शासक जो था नंद शासक, या फिर उससे भी पहले चले जाइए आप तो जो नाग वंश का शासक सब था, तो ये सब जिस प्रकार से अपना शासन विस्तृत रूप से रखा था, पूरे भारत में एक छत्र राज स्थापित करके रखा था, वो इस काल में, मौर्योत्तर काल में नहीं संभव हो पाया। तो आपको पता है, पिछला ही अध्याय में पढ़ाए थे कि 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त का हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश का स्थापना करता है। तो आप लोग से पूछेगा कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अब देखिए, शुंग वंश के बाद किस वंश का स्थापना होता है? तो कण्व वंश का होता है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो था, उसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व करता है। तो मौर्य वंश जिसका अंतिम शासक बृहदत्त का 185 ईस्वी में हत्या हो जाता है, उसके बाद कौन आता है? शुंग वंश आता है। शुंग वंश का हत्या करके उसके बाद कण्व वंश आता है। तो कण्व वंश देख लिए। अब इसी समय, ये उत्तर भारत की घटना है, इसी समय दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में दूसरे शासक का शासन चल रहा था। सबसे सुदूर दक्षिण में जो था, इस समय चेर, चोल और पांड्य का शासन था। चेर, चोल, पांड्य इस सुदूर दक्षिण भारत में शासन कर रहा था। और कलिंग में, यहाँ पे उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में, जहाँ कलिंग उस समय कहा जाता था, चेदी वंश का शासन था। और इस क्षेत्र में शातवाहन वंश का शासक था। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में भी कई अलग अलग राजवंश अपना शासन कर रहे थे। तो
आप देख रहे हैं कि भारत में कई शासक वर्ग हैं, तो इस स्थिति में भी किस प्रकार का सामाजिक और शहरी व्यवस्था था, इसको हम लोग इस माध्यम से अब देखेंगे। तो राजनीतिक व्यवस्था को हम लोग संक्षिप्त में देख लिए, और इसी समय में इस मौर्योत्तर काल में ही जब कई प्रकार के शासक देश पे शासन कर रहे थे छोटे छोटे राज्यों में, तो विदेशी का भी इसमें आक्रमण होता है। भारत में विदेशी भी आना शुरू करते हैं। इसका क्रम भी पूछता है कि प्राचीन काल में जो विदेशी आक्रमण हुआ उसमें उसका क्रम क्या था, तो इसका आंसर बताने दे। तो सबसे पहले जो प्राचीन काल में भारत पे आक्रमण किया विदेशी, तो वो है हिंद यवन। हिंद यवन, ये यवन, हिंद यवन इसलिए कहते हैं, यवन उसको कहते हैं जो ग्रीक क्षेत्र में, जो भूमध्य सागर के आसपास, जो वर्तमान में जो ग्रीस है उसी के आसपास, उसी के आदमी को यवन कहा जाता था। और वही यवन जो भारत पर आक्रमण किया, तो उसी को हिंद यवन कहा गया। और इसके बाद हिंद यवन का जो भारत में स्थापना हो गया, ये अपना राजधानी शाकल क्षेत्र को बनाया हिंद यवन वाले। इसके बाद भारत में शक का आक्रमण होता है। शक ये जनजाति था, जो वर्तमान ईरान है उसी के आसपास ये जनजाति था। तो शक भारत में प्रवेश करता है, और ये भारत में कई शाखाओं में आता है। भारत में भी अपना ये शासन क्षेत्र स्थापित कर लेता है। फिर अगला जो आता है विदेशी, वो है पहलव। पहलव आता है भारत में। उसके बाद जो आता है वो है कुषाण। अब देखिए, आपको इसका क्रम याद करना पड़ेगा कि प्राचीन काल में कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी थे। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, हिंद यवन थे। यवन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीस वाले थे, इसीलिए इसको यवन कहते हैं, और हिंदुस्तान में रहने लगे थे। तो वर्तमान जो साहित्यकार सब हैं, जो ग्रंथ लिखे, उसको हिंद यवन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये विदेश से अपना संबंध तोड़ लिए थे और परमानेंट भारत में ही रह गए थे, तो इसीलिए हिंद यवन इनको कहा जाने लगा। तो सबसे पहले कौन आया, हिंद यवन आया। दूसरा कौन आया, शक आया। उसके बाद कौन आया, पल्लव आया। उसके बाद कौन आया, कुषाण आया। तो ये चारों विदेशी आक्रमणकारी का नाम याद रखना क्रमबद्ध आवश्यक है। इस चीज को याद रखेंगे क्रमबद्ध तरीका से कि सबसे पहले हिंद यवन, उसके बाद शक, शक के बाद पहलव, पहलव के बाद कुषाण। चलिए, हम लोग राजनीतिक व्यवस्था देख लिए कि कई राज्यों में कई शासन केंद्र में बचा हुआ था भारत उस समय में, और कितने विदेशी भारत पर आक्रमण किए थे। तो विदेशी भी उस समय भारत में शासन कर रहे थे। अपने देश में उत्तर भारत का अलग शासन व्यवस्था था, दक्षिण भारत का अलग शासन व्यवस्था था। अंतर कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश, सातवाहन वंश उत्तर भारत पे भी अपना विस्तार कर लिया। तो कण्व वंश के बाद वाला जो शासन उत्तर भारत में रहा, वो दक्षिण भारत वाला सातवाहन का ही विस्तार उत्तर भारत में भी हो गया, और कुछ समय तक सातवाहन का भी दक्षिण से लेकर उत्तर तक इसका शासन व्यवस्था कायम रहा। तो हम लोग देख ली कि राजनीतिक व्यवस्था अव्यवस्थित था, और इस अव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था में काफी कंपटीशन था इन राजाओं के बीच में साम्राज्य विस्तार को लेकर के। फिर भी इस अवधि में समाज में आर्थिक रूप से कई प्रकार से विकास होता है, जिसमें खेती का विकास होता है और व्यापार का विकास होता है। तो हम लोग इसी चीज को जानेंगे कि कैसे मौर्योत्तर काल में कृषि का और व्यापार का व्यवस्था विकास हुआ, और किस प्रकार से ग्रामीण जीवन में परिवर्तन आया और शहरी जीवन में किस प्रकार से विकास हुआ। इसी दोनों चीज को हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। तो राजनीतिक व्यवस्था जान लिया, अब देखेंगे विकास का के लिए खेती कितना महत्वपूर्ण था, इस बात को देखेंगे।